वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। हम आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में पॉलिटी स्टार्ट किया था और पॉलिटी में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, when the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, लोक सभा द्वारा यूनियन बजट पास नहीं किया जाता है। ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या है, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, अगर बजट को मॉडिफाई किया गया है और फिर से प्रेजेंट किया गया है। दूसरा, द बजट इज रिफर्ड टू राज्यसभा फॉर सजेशंस, बजट को राज्यसभा में सजेशंस के लिए रेफर किया गया है। सी, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, अगर बजट को मॉडिफाई किया जाएगा और फिर से प्रेजेंट किया जाएगा तो बजट पास होगा। द बजट को अगर राज्यसभा में रेफर किया गया है सजेशंस के लिए, तब भी बजट पास होगा। अगर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन कर दे, यानी सरकार गिर जाए, बजट पास होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जब प्राइम मिनिस्टर सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तब बजट पास नहीं होगा। आइए जानते हैं बजट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। संविधान के आर्टिकल 112 में लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब बजट कहीं भी मेंशन नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान में बजट वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में बजट नहीं मेंशन है, बट बजट के प्लेस पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में। रेलवे बजट को सेपरेट किया गया था जनरल बजट से 1924 में। किसकी सिफारिश पर? एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसको अलग किया गया था। उसके बाद में क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया रेलवे बजट को जनरल बजट में, और इसलिए अभी केवल एक बजट है भारत सरकार के अंतर्गत, जो है यूनियन बजट। इसमें दोनों है, रेलवे बजट एंड जनरल बजट। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद जो होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के लिए। अगर इफ लोकसभा पासेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, तब उस केस में क्या होगा, मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। द वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट, एक विशेष अधिकार है लोकसभा के पास में। वोटिंग ऑफ डिमांड्स फॉर ग्रांट, एक विशेष अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है। दैट इज राज्यसभा हैज नो पावर ऑफ वोटिंग द डिमांड, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है वोटिंग डिमांड की। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, यानी भारत की जो संचित निधि है वहां से अगर फंड को विड्रॉ किया जाएगा तो इसकी अथॉरिटी किसके पास में है? इसकी अथॉरिटी क्या राष्ट्रपति के पास में है, पार्लियामेंट के पास में है,
प्राइम मिनिस्टर के पास में है या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास में। अगर आपने पॉलिटी पढ़ा है और आपने लक्ष्मीकांत में पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो इजीली आप इसको कर लेंगे। देखिए, राष्ट्रपति के पास पावर होती है कंटिंजेंसी फंड के लिए, यानी जो आपातकालीन स्थिति के लिए, तो उसके लिए राष्ट्रपति ऑथराइज्ड होता है। प्राइम मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, पार्लियामेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मेड फ्रॉम दिस फंड, यानी सरकार के जितने खर्चे होते हैं वो इस फंड से जुटाए जाते हैं, एक्सेप्ट छोड़कर एक्सेप्शनल आइटम्स, कुछ आइटम्स को छोड़कर जो आइटम छोड़े जाते हैं वो या तो कंटिंजेंसी फंड से या फिर पब्लिक अकाउंट से निपटाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल। बिना पार्लियामेंट के, बिना संसद के अप्रूवल के इस फंड से कोई भी पैसा विथड्रॉन नहीं किया जाता है। दिस फंड इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 266, संविधान के 266 आर्टिकल के अंतर्गत इस फंड को एस्टैब्लिश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, एमपीसी यानी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एमपीसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी एमपीसी मेट्रोपॉलिटन कमेटी भारत संविधान के अंतर्गत एक प्रोविजन के तहत स्थापित करी गई। यह प्रिपेयर करती है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान्स मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए, हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन मेट्रोपॉलिटन एरिया। सरकार की स्पॉन्सर्ड की हुई स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की इसके पास सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप केवल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको जानकारी अधूरी है। अगर आपको जानकारी पूरी है, इट्स वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही नहीं है। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं हुआ है कि सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को ये मेट्रोपॉलिटन एरिया में इंप्लीमेंट करती है। ऑप्शन नंबर 3 अगर इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट होगा, सी इनकरेक्ट होगा। अब आपके पास चांस है 50-50। ओके, संविधान के अंतर्गत बिल्कुल है, करेक्ट है, और प्रिपेयर करती है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। तो अगर ये करेक्ट है तो हम तुक्का लगा सकते हैं ए पे, तो ए इज करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन makes it mandatory for states to set up metropolitan planning committees in the metropolitan areas of the country। भारतीय संविधान ये मैंडेटरी करता है स्टेट्स के लिए कि वो स्टेट्स मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को सेटअप करें अपने मेट्रोपॉलिटन एरिया में। आर्टिकल 243ZE मेंशन करता है कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, दैट मीन्स संवैधानिक है। एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया शैल हैव अ मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। प्रत्येक मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी जो प्रिपेयर करेगी ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को। मेट्रोपॉलिटन एरिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसे एरिया से होता है जिसकी पॉपुलेशन, जिसकी जनसंख्या 1 मिलियन या अधिक हो सकती है, 1 या मोर डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कंसिस्ट करेगी 2 और मोर म्युनिसिपैलिटीज को अथवा पंचायत को या फिर अदर कॉन्टिग्यूअस एरियाज को। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया इज होम to lakhs of persons with disabilities,
भारत में लाखों डिसेबिलिटीज से ग्रसित लोग हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें हमें सम्मान से देखना चाहिए। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो उनके पास अवेलेबल हैं अंडर द लॉ, यानी कानून के अंतर्गत उनके पास कौन कौन से बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास में हैं। फ्री स्कूलिंग टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स इन गवर्नमेंट रन स्कूल्स। ऑप्शन 2, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड्स फॉर सेटिंग अप बिजनेस, बिजनेस सेटअप करने के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड। तीसरा, रैंप इन पब्लिक बिल्डिंग, सरकारी भवन में रैंप करने के अधिकार। अब देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को हमारे संविधान के अंतर्गत सॉल्व करेंगे तब इसे आप गलत कर देंगे, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट बनाई गई थी विशेष रूप से। इसमें कुछ बेनिफिट्स दिए गए थे डिसेबल पर्सन्स को, जो कानून है, बिकॉज पार्लियामेंट द्वारा इसे पास किया गया था। तो इस एक्ट के अंतर्गत जो भी लिखा हुआ है हमें उस पर देखना। अगर आपने वो एक्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इसको गलत कर देंगे। ओके, तो सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। आइए देखते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में इन्हें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, इसमें कई सारे राइट्स इनके पास में हैं, बेनिफिट्स हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के हिसाब से उनको मैंने वहां से लिया है। पहला क्या है, इंश्योर करता है दैट एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज हैव एक्सेस टू फ्री एजुकेशन इन एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट टिल 18 ईयर ऑफ एज। प्रत्येक ऐसा बच्चा जो डिसेबिलिटीज से ग्रसित है उसको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा एक एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट में 18 वर्ष तक की आयु तक। दूसरा, पब्लिक बिल्डिंग्स में ये रैंप कर सकते हैं। स्पेशल स्कीम्स आर टू बी नोटिफाइड फॉर द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड। विशेष स्कीम नोटिफाई करी जाएंगी ताकि इन्हें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ लैंड मिले हाउसिंग के लिए, सेटअप बिजनेस के लिए, सेटिंग अप स्पेशल रिक्रिएशनल सेंटर्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स के लिए, इत्यादि के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड। विच ऑफ द अबव, ऊपर लिखे हुए कौन कौन से ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, UDHR, दैट मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को UN जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 में पेरिस में। और इसीलिए 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं क्या करेक्ट हैं या फिर इनकरेक्ट हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत 30 आर्टिकल्स आते हैं। इसमें से राइट टू एजुकेशन 26 आर्टिकल, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक हेल्थ, राइट टू फूड आर्टिकल 25। दैट मीन्स ये सभी के सभी जो ऑप्शंस हैं ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विशेष रूप से आर्टिकल नंबर 25 की, तो क्या बोलता है, एवरीवन हैज राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग।
himself and of his family, including food, clothing, housing, medical care, etc. तो ये क्वेश्चन 7 था और आगे आने वाले वीडियोस में हम 2012 पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद।